हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो सेशन ऑफ ईएससी मेंस। हम लोग बात करेंगे ईएससी मेंस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू अपोलोजाइज। मैं प्लान किया था, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि मैं ये लाइव सेशन लूँ, ओके, लाइव आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। बट थिंग्स डिड नॉट गो एज पर प्लान एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट वेरी ऑड टाइम। एंड मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आंसर्स के लिए कोई शीट अपलोड कर दूं जहां पर आप फ्रीली अपने क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी आपके क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग मेंस, मैं उनको सबको आंसर कर सकूं, ओके। तो अभी हम लोग ईएससी मेंस के बारे में थोड़ा सा एक बात करेंगे। बहुत जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, ओके, ईएससी 2026 2026 में, अब उनको होगा कि भाई मेंस की प्रिपरेशन करना है, ओके। लगभग 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो मेंस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपने टाइम पर फेस की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज, ओके। एंड व्हाट आर द की प्रेशर पॉइंट्स जिन पर आपको एक्चुअली काम करना रहेगा, एंड व्हाट आई कैन ऑफर टू यू, ओके। ये इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये मेरे बारे में है। मैक्सिमम लोग अगर अभी तक जान गए होंगे, मेरा नाम विठल पांडे है। 2018 में ईएससी एग्जाम में AIR 5 थी, ऑल इंडिया रैंक 5 थी। मैंने HPCL में काम कर रखा है, IIT पटना से ग्रेजुएट हूँ, ये सब काम झाम किया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक आप लोग जान गए होंगे मैंने जो भी अपने लेक्चर सीरीज चलाई थी आपकी जीएस पेपर के लिए। तो जिन लोगों ने पढ़ा उनके बहुत ही ताबड़तोड़ फीडबैक्स आए, एथिक्स के भी, आई मीन खासकर एथिक्स के आए, क्योंकि क्या था कि एथिक्स बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन भी उससे आ गए, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी ये सब अच्छा था। मैं जो चाह रहा था कि जिस तरीके से आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ, जिस तरीके से कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, वो काफ़ी मेरी जो हार्ड वर्क था वो सफल रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एसी मेंस है क्या। मेंस मेंस क्या है मेंस में? लप्पू सा एग्जाम है, झिंगुर सा एग्जाम है, क्या है इस एसी मेंस में? किस चीज में हमको एक्चुअली ध्यान देना है? आइए मेंस को थोड़ा सा डिकोड करने के हम ट्राई करते हैं। पहले देखते हैं कंपटीशन क्या। हमने प्रीलिम्स अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब पूरा का पूरा कंपटीशन खत्म हो चुका है एंड हम वी आर द विनर्स। ठीक, अब अगर मेंस तक पहुंच गए हैं तो ये मान के हम लोग चले कि बस सब हो ही जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा, ओके। देखो देखते हैं, लगभग ऑन एन एवरेज इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स जो है प्रीलिम्स में अपियर होते हैं। फॉर्म ज़्यादा लोग भरते हैं, फॉर्म लगभग 70-80 हज़ार लोग भरते हैं, लेकिन वो 30-40 हज़ार लोग जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, वो हर साल फॉर्म भरते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं यूएससी की तैयारी कर रहा हूँ, फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। उनको खुद नहीं पता वो जीवन में क्या कर रहे हैं। लगभग ऑन एन एवरेज 50,000 पीपल अपियर इन प्रीलिम्स। उसमें से प्रीलिम्स एग्जाम में 50 हज़ार में से लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, आप ये रेशियो देखेंगे तो यस, रियल कंपटीशन वाज एट दिस स्टेज, क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड था। आपने ये क्वालिफाई कर लिया अगर, या इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 230 और 235, देन आई थिंक यू विल बी इन द मेंस रेस, ओके। वेरी वेरी कांग्रेट्स। अब ये 700-800 मेंस में अपियर होंगे और उसके बाद लगभग 150, 150 से 250 बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, ओके। अब आप ये चीज ये देखिए कि यहाँ पर जो 50 हज़ार थे, 50,000, उसमें से एक्चुअल जो कंपटीशन था वो 10 हज़ार के बीच में था। बाकी लोग तो फ्रीलांसर्स थे जो टेलीग्राम में यहाँ से कुछ वीडियोस उठा लिए, यहाँ से फ्री का कुछ बुक्स उठा लिए, ऐसा चल रहा था उनके साथ, ओके। तो दे डिड नॉट बॉदर रियली अबाउट द एग्जाम। बट ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स निकला है, दे आर एक्चुअली सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, अब ये एक्चुअली सीरियस कैंडिडेट्स हैं, इनको पता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और में से कई तो ऐसे होंगे which who are already working in some organization and they want to join ESC or they want to join railways, then that's why they are appearing in ESC। ठीक है, तो इनके बीच में कंपटीशन है, तो असली कंपटीशन तो अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ESC, और सॉरी, मेंस स्टेज इज द रियल कॉम्पिटिटिव स्टेज। ठीक है, एलिमिनेशन तो हो गया भाई, जो एलिमिनेट होने लायक थे वही एलिमिनेट हुए। आपने फील किया होगा कि अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है प्रीलिम्स में तो आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ओनली मेजरली जो नॉलेज है वो मैटर करता है प्रीलिम्स में। बट मेंस में नॉलेज अकेला मैटर नहीं करता है। क्या क्या मैटर करता है, वी विल डिस्कस, ओके। सो दिस वाज अबाउट द कंपटीशन ईएससी मेंस। अब देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस में अंतर क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाई नॉलेज डजंट गारंटी मार्क्स इन मेंस। भैया अगर ऐसा होता कि नॉलेज के बेसिस पर मेंस या फाइनल आपका जो लिस्ट है उस पर आपका सिलेक्शन होता, तो क्या रीजन है कि वाई ऑल द गेट टॉपर्स, जो गेट के सारे टॉपर्स हैं 1 से लेके टॉप 20, सबका उनका सबका नाम क्यों नहीं है ये आपकी ईएससी की लिस्ट में? ऐसा तो नहीं है कि दे आर नॉट अपेयरिंग फॉर ईएससी। आई विल टेल यू, एक्चुअली क्या है, एक लूप है, ओके। और जो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनको लगता है कि इट इज़ अ सिंपल एग्जाम, सिंगल स्टेज एग्जाम है, एंड दे अपियर फॉर इट। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग सम PSU, ONGC, IOC, LHPCL ये सब ज्वाइन करके, मैं बता रहा हूँ 100% आप लोगों को कि जो लोग भी ये क्लियर करते हैं उसके बाद फिर उनको रियलाइज होता है कि यार मजा नहीं आ रहा। 100%। मुझे आज तक, मैं PSU में काम किया है, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि नहीं नहीं मैं PSU में खुश हूँ। देन दे विल ट्राई फॉर ESC।
ठीक, फिर वो वापस लौट के आते हैं। अब वापस लौट के आना था, इसी उसके उससे बेटर रहता है कि आप उसी स्टेज में पढ़ लेते, लेकिन नहीं। चलिए वो सब बातें कभी और। तो मैंने बोला कि नॉलेज डजन गारंटी मार्क्स इन मेंस। तो भाई अगर नॉलेज गारंटी करती मेंस में, तो जितने भी टॉप गेट टॉपर्स हैं, टॉप 20 रैंक्स हैं, उनके सबके नाम ईएससी लिस्ट, यूपीएससी की जो ईएससी की फाइनल लिस्ट होगी उसमें भी होते। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गेट का लेवल होता है, इट इज मच वास्ट एंड मच इन डेप्थ एज कंपेयर टू ईएससी। आपको जो गेट में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस लेवल का अगर कोई गेट में अच्छे रैंक ला रहा है, मींस ही इज वेरी गुड विद हिज कॉन्सेप्ट्स। ठीक, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। ईएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर बहुत डिटेल में घुस के न्यूमेरिकल्स उस टाइप के नहीं आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी बेस्ड आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई नॉलेज डजंट गारंटी मार्क्स इन मेंस। तो अगर आपको गेट की नॉलेज है भी बहुत ज़्यादा, फिर भी आई मीन इफ यू आर वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर विद योर कॉन्सेप्ट्स, देन ऑल्सो देयर आर सम की पॉइंट्स विच विल मैटर मोर इन ईएससी। अब वो की पॉइंट्स क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखो भैया, क्यों प्रीलिम्स में, सॉरी क्यों मेंस में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। स्टूडेंट साइकोलॉजी, भाई स्टूडेंट को लगता है कि जैसे हम लोगों ने गेट में किया था कि भाई सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए। आप कोई कोचिंग अगर ज्वाइन करेंगे, मोस्टली आप मेंस के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, बिकॉज इस स्टेज में आके कोई इतना वो नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेगा। तो यू विल ज्वाइन सम कोचिंग, एंड इन दैट कोचिंग मोस्टली जो भी आपको टीचर्स होंगे वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। दे विल नॉट टेल यू हाउ टू प्रेजेंट। ठीक है, और बच्चों को भी यही पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, रफ में बस उन्होंने आंसर निकाल दिया, एंड हाँ मेरा आंसर आ रहा है, माई सेकंड डेसिमल पॉइंट तक मेरा आंसर जो है ऑफिशियल आंसर से मैच कर रहा है। दे विल थिंक कि हाँ अब मुझसे ईएससी मेंस की प्रिपरेशन हो गई है। ठीक, बट ऐसा नहीं है। कई बार मैंने ये महसूस किया है, ओके, ये खासकर यूपीएससी में, कि आपके फाइनल आंसर नहीं भी आ रहा होगा, बट अगर आपने कुछ बेसिक स्टेप्स कर रखी है ना, तो आपको स्टेप मार्किंग भी होती है। ओके, तो स्टूडेंट की यही साइकोलॉजी है सबसे पहली तो, कि भाई हमको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सारे हर प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, हमको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो ये इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप मेंस में जाते हैं तो यू विल फील मिजरेबल। ओके, ये मेरा अपना मानना है, और ये मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, उनसे मैंने ये सीखा है, उनके परफॉर्मेंस से। देन कम्स प्रेजेंटेशन गैप। वही मैंने आपको बताया कि आप सीधे अगर सपोज 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, ऐसा हो सकता है कि वो एक बीम दे दे आपको। ओके, सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की अगर अपन लोग बात करें, एक सिंपल कैंटिलीवर बीम दे दी, एक पॉइंट लोड दे दिया और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे दिया उसने, इस टाइप का। ओके, इस टाइप की एक कोई क्वेश्चन है, ये कैंटिलीवर बीम है, एक ये पॉइंट लोड है, और एक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब सेम क्वेश्चन हो सकता है कि वो 10 मार्क्स में पूछ ले, और सेम क्वेश्चन हो सकता है वो 20 मार्क्स में पूछ ले। तो क्या है, आपका अप्रोच डिफरेंट रहना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चा कर लेगा। बट 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कैसे अप्रोच रखना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंट करना है। ओके, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको जो भी आप फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं वो आपको बेसिक डेरिवेशन उनका दिखाना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप बेसिक स्टार्टिंग से डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप मेन मेन एजम्पशंस लिख देंगे और डायरेक्टली अपना एक कंक्लूजन लिख के उस फॉर्मूले को लिख देंगे कि ये यहाँ पर ये फॉर्मूला आया एंड वी विल सॉल्व दिस फॉर्मूला। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे जो आप गेट और वैसे रफ में अपना करते हैं, कि फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसको सॉल्व कर देंगे, तो भी आपको 5 में से 3-4 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये होता है प्रेजेंटेशन का। आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है आपको। एक सेकंड। ओके, देन कम्स एग्जामिनर साइकोलॉजी। मेंस में एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए बैठा ही नहीं है। आप अननेसेसरी की अपनी नॉलेज बढ़ाए पड़े हैं। ठीक है, कि सारे क्वेश्चंस कर लो प्रैक्टिस, अगर जितना कठिन क्वेश्चन आएगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे अरे माय गॉड इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, इसको हम कैसे करेंगे। अरे आपके पास प्रॉपर ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर एक बार उठा के देखिएगा मेंस का, कि आपको रहेंगे भाई 8 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, पहला और 5वां कंपलसरी है, बाकी दोनों सेक्शन से आपको 2 या 1 ऐसे करके करना है। तो आपके पास यू विल हैव सफिशिएंट ऑप्शंस टू चूज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप डिफिकल्ट वाले को मत चूज कीजिएगा। बट एग्जामिनर चाहता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपको ये कैसे, आपको आई मीन वेदर यू हैव नॉलेज कि किस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है, मार्क्स के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन लिखना है, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, स्पेस कैसे मैनेज करना है। ठीक है, हैंड राइटिंग उतनी मैटर नहीं करती है, मेरी हैंड राइटिंग कुछ खास नहीं है, फिर भी ठीक ठाक हो गया सब कुछ। देन और आपको ये एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसमें जो बेसिक बेसिक कीवर्ड्स हैं वो आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो ये एग्जामिनर साइकोलॉजी है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे आप मेंस में। अब देखते हैं कि क्या क्या मेन तरीके हैं जो आप मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं मेंस में। ओके, और ये मैं प्रूवन फैक्ट के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हवा हवा में कुछ बात नहीं होती है।
पहले आता है माइक्रो सिलेबस कवरेज। अब ये नहीं कि मैंने लिख दिया माइक्रो सिलेबस कवरेज और बस आगे बढ़ जाऊं कि नहीं नहीं ये बस आपको एक एक चीज तैयार करनी, नहीं। आई विल टेल यू कैसे माइक्रो सिलेबस कवरेज आपको करना है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बता उठाते हैं, ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। अब आपने देखा होगा ये मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वाला पार्ट मोस्टली कोचिंग, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, स्किप करते हैं। ओके, स्किप करते हैं एंड दे डू नॉट इवन डिस्कस, बोलते हैं यार ये तो थ्योरी है, कहीं से पढ़ लेना। अब आप देखेंगे इसमें ये सब लिख रखा है, कहाँ गया, इन मेट्रिक कंट्रोल, ये फेल्योर कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है आपका। फेल्योर एनालिसिस, मशीन रिलायबिलिटी, वाइब्रेशन, डेटा एक्विजिशन, फॉल्ट डिटेक्शन, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, फील्ड बैलेंसिंग, नॉइस मॉनिटरिंग, वियर एंड डेब्रिस एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, एनडीटी टेक्निक। ये सब मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं है और ये आपके सिलेबस में लिखी हुई है। तो आई विल टेल यू कि मैंने अपने टाइम पर क्या किया था। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये नॉइस मॉनिटरिंग, वियर डेब्रिस, इन सबको लिखा और अपने आप को एज्यूम किया कि आई एम एन एग्जामिनर, और एग्जामिनर के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि व्हाट इज एनडीटी टेक्निक, ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। व्हाट डू यू मीन बाय एनडीटी, लिस्ट वेरियस एनडीटीज, ये सिंपल सा मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही अपने सारे जितने नोट्स थे, खासकर थ्योरी वाला पार्ट, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने लिख रखा था। तो देखो ये मैंने लिख दिया कि जब भी एक एनडीटी पे क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो ये लिखेंगे, फिर ये बॉडी रहेगी एंड फर्दर क्या कंक्लूजन रहेगा, कौन कौन सी लिस्ट है एनडीटी की, ये मैंने खुद से लिखा। यू कैन, आई मीन अब पता नहीं टीचर्स पढ़ाने लगे हों तो नहीं पता, बट एट दैट टाइम नो वन डिस्कस्ड, ठीक है। एंड फिर मैंने जो एनपीटीईएल के लेक्चर्स हैं उनसे, उन पर जाके जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, वहां से इस पर नोट्स, मतलब उसका कंटेंट उठाया और खुद से नोट्स बनाए। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, ठीक है। उस टाइम पर मेरे फ्रेंड्स से और भी लोग, मुझे को लग रहा था कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं, लेकिन देखिए फिर 2018 में ये मैंने प्रैक्टिस की और 2023 पे एनडीटी पे क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सूटेबल एनडीटी, ये वो। अब कोचिंग वाले सिखाने लगे कि अरे एनडीटी तो हमने एक बार नाम लिया था, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तब हमने एक बार बोला था एनडीटी, मैंने एक बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा था, ठीक है। तो आपको मेंस में इतना प्रेशर रहेगा कि आप वो कीवर्ड नहीं आपको इतने समय याद आ पाएंगे कि इसमें और क्या क्या लिख दूं, ठीक। आप अगर वहीं पर बैठ के, एग्जाम हॉल में बैठ के अगर आप अपना आंसर फर्स्ट टाइम फ्रेम कर रहे होंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि आप मेन मेन कीवर्ड्स लिख पाएं, बहुत कम चांसेस है कि आप उसको उस उतने प्रेशर में एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएं। खासकर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एंड थ्योरी कैन नॉट, यू कैन नॉट अवॉइड इन मेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल पर ध्यान दें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको करने पड़ेंगे। तो देखिए, अब बेटर तरीका ये था कि आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इन 2018 एंड वर्स्ट केम इन 2023। अभी एनडीटी पर मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, मेन मेन इंट्रो लिख रखा था, और फर्दर मैं नोट्स आपको दिखाऊंगा, मेन मेन कीवर्ड्स लिख रखे थे कि एनडीटी पर कभी क्वेश्चन आता है तो ये 5-6 कीवर्ड हमको लिखने हैं, ठीक है। और उसी को मैंने रिवाइज कर रखा था, क्योंकि मैं उतना गॉड गिफ्टेड आदमी नहीं हूँ कि भाई एग्जाम हॉल में बैठ के सब कुछ फ्रेम कर लूँ, कुछ लोग होते होंगे बड़े अच्छे। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन आया, हो गया। इसी तरीके से सिलेबस के हर छोटे छोटे पॉइंट पर मैंने अपने खुद के क्वेश्चन आंसर टाइप के फ्रेम कर रखे हैं, एंड क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद उनको जो एक प्रॉपर आंसर होता है कि कौन कौन से कीवर्ड से क्या है, वो मैंने डाल रखा था। उस टाइम पर तो आपके पास ये चैट जीपीटी एआई नहीं था आपके पास, तो अब बहुत ऑप्शन, आप डायरेक्टली डालेंगे कि 5 कीवर्ड्स ऑन 5 बेस्ट कीवर्ड फॉर एनडीटी आंसर, आपको 5-6 कीवर्ड मिल जाएंगे, आप उनको लिख लीजिए। उस टाइम पर मुझे बुक्स पर लाई करना पड़ता था, बुक्स में ढूंढनी पड़ती थी सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइक्रो सिलेबस कवरेज ऐसे करना है कि सिलेबस में अगर कोई चीज़ लिखी है, इसी तरीके आप रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे, सोलर वॉल लिखा है कहीं पर, कहीं पर कुछ सोलर लेमिना लिखा है, आई मीन सपोज कुछ भी लिखा है, तो उस पर आपको क्वेश्चन आना कि व्हाट इज सोलर वॉल, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको मैक्सिमम बुक्स में मिल जाएंगी, नहीं तो एनपीटीईएल के जो लेक्चर्स हैं आईआईटीज के, उनमें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे आपको लेक्चर पढ़ने हैं, नहीं, जो जो आपको सिलेबस में लिखा हुआ है उसका कंटेंट आपको देखना है, ठीक। ये हो गया पहला तरीका, ये मतलब बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप पूरी तरह कोचिंग पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि अगर आप मेंस में लिखने वाले हैं तो किसी ना किसी कोचिंग को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वो एक बेटर रिदम मेंटेन रहता है, मोमेंटम मेंटेन रहता है। देन कम्स स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, ठीक, ये आप याद रखिएगा। अब न्यूमेरिकल में कैसे कंक्लूजन लिखेंगे भाई, अगर आपने आंसर निकाल दिया उसके बाद भी आपको एक लाइन लिखनी है कि सपोज अगर बीम बेंडिंग का क्वेश्चन था, आपने निकाल लिया कि इतनी बीम बेंड हो रही है, फिर आपको निकला है कि एट दिस परसेंट ऑफ लोड एंड गिवन डायमेंशंस ऑफ बीम द बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग और थ्योरेटिकल बेंडिंग विल बी दिस मच, इतना mm, ठीक। ये आपको कंक्लूड करना है, इससे इंपैक्ट पड़ता है। इंट्रो में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके। कि इंट्रो में आप ये लिखेंगे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या अपन को निकालना है, एंड क्या क्या एजम्पशंस हैं आपके। ये बेसिक आपके हर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस में ये स्ट्रक्चर रहना ही रहना है,
ठीक है, ये बहुत रोल प्ले करेगा। देन कम्स वैल्यू ऑफ डायग्राम। हर छोटे से छोटे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। अब वो कैसे डायग्राम के, आप एग्जाम हॉल में सोचोगे कि इस पे कौन सा डायग्राम बनाया जाए, बेटर रहेगा इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लो कि भाई जब भी वेल्डिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो एक ये ग्राफ मैंने बना के तैयार कर लिया था कि जब भी वेल्डिंग क्वेश्चन आएगा तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये तीनों बनाएंगे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो तीनों बनाएंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो एक दो बना देंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो सिर्फ एक जो मेन वाला है वो बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर टॉपिक के जो मेन मेजर मेजर टॉपिक हैं, जो जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके डायग्राम आप सोच के रख लीजिए। मिल जाएगा हर उस पे डायग्राम मिल जाएगा आपको, वेल्डिंग पे मिल गया, ऐसी कास्टिंग पे मिल जाएगा, बुक्स में दे रखे हैं, आपके नोट्स में बन रखे हैं, वो आप एक साथ अपना बना के रख लीजिए कि ये डायग्राम आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक। तो डायग्राम बहुत रोल प्ले करते हैं एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाने में। देन कम्स एजम्पशंस। भाई एजम्पशन तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके लिए भी आप एकदम से दैवी शक्तियों के मालिक नहीं है कि आपको एग्जाम हॉल में एकदम से पता चले कि ये एजम्पशन है। बेटर रहेगा आप लिख के रख लें, जैसे मैंने लिख रखे थे अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में क्या क्या एजम्पशन है ये लिख लिए। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से मेन मेन एजम्पशंस हैं वो लिख लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम लोग कौन कौन से एजम्पशंस लिख रख एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, आइसोट्रॉपिक, एनोसोट्रॉपिक, हेट्रोजीनियस, ये सब। तो ये सब 4-5 एजम्पशन हर मेन टॉपिक के, ठीक है, जो मेजर टॉपिक जिन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर आपको उनके एजम्पशंस लिख के रखने हैं और वो आपको मेंशन करने ही करने हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं यूज कर पा रहे एजम्पशन, तो आप एक काम कीजिए कि आप अपना पूरा क्वेश्चन कर लीजिए और लास्ट में जगह छोड़ दीजिए। फिर आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप वापस आइए और नीचे लिख दिए फॉलोइंग एजम्पशंस फॉर मेड वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक, और वहां पर ये लिख दीजिए। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं आपको मैक्सिमम चीजें बता सकता हूँ कि भाई किस टॉपिक पर क्या एजम्पशन आपको लेके चलना है, ठीक है। जो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा उसमें मैं ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देन कवरेज ऑफ थ्योरी पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखेंगे कि हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन में भी थ्योरी रहती है, और जो आपके वैसे 20-20 मार्क्स में भी क्वेश्चन जो आते हैं वो उसमें भी थ्योरी पूछी जाती है। थ्योरी में ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आया आपने लिख दिया और आपने बोला कि मैंने पूरे पेज भर दिए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पेज तो भरने ही पड़ रहे हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो सब आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक, तब आप एक अच्छी थ्योरी आई मीन सॉरी, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। देन कम्स टाइम एलोकेशन पर क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि भाई 20 मार्क्स क्वेश्चन में आपको इतना टाइम लगाना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लगाना है, ठीक है। ऐसा होगा आपके पास, आप खोल के अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसने उसने बोल दिया कि किसी 10 टाइप की बीम का एस एफ डी बी एम डी बनाओ, ठीक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10 मार्क्स क्वेश्चन में 10 बीम्स के लिए आप एस एफ डी बी एम डी पूरा डिराइव कर रहे हैं, नहीं। आपको बस आप डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे और उसका एस एफ डी बनाया, बी एम डी बनाया, टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, आगे निकलेंगे, ठीक। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो एक दिन का खेल नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन स्पेस मैनेजमेंट, क्यू कैप, ठीक है। अभी जो आंसर शीट है वो बहुत लिमिटेड है, एंड अभी यूपीएससी क्या करता है, जानबूझ के परेशान करने के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, उसमें बहुत कम जगह दे दी। अब वो सबके साथ हुआ है तो आपके पास प्रेशर पड़ेगा। 2018 में ऐसा हुआ था हमारे साथ कि 20 मार्क्स का आयरन कार्बन डायग्राम बनाने को बोला, ठीक, और जगह जो दी थी वो हाफ पेज से भी कम दी थी, ठीक है, बहुत कम दी थी, 25-30% पेज की जगह दे रखी थी। अब उसमें लिखना था, अब उसमें वो स्पेस कैसे मैनेज करना है, वो यूपीएससी अननेसेसरी प्रेशर डालने की आप पर कोशिश करेगा। तो उसमें आपको देखना है कि कम स्पेस है फिर भी आपको मैक्सिमम चीजें कैसे लिखनी है, ठीक है। आपको दिखाना है कि हमको तो पता था लेकिन आपने जो खेल किया है इस वजह से मैं पूरी चीजें नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये कला आपको टेस्ट लगाते ही लगाते आएगी, ठीक है। ओह, और फाइनल दिक्कत होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि आपने पूरा सब कुछ अच्छे से कर लिया। ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैक्सिमम लोगों के साथ होगी। गेट में क्या था, आप लोग बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखते थे कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपने कैलकुलेट किया, आगे बढ़े। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा आपको आपको यूनिट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आंसर आया आपका किलो जूल में, आपने लिख दिया जूल, ठीक। और आंसर आया आपका एमएम में, आपने लिख दिया सेंटीमीटर, या फिर आपने यूनिट लिखी नहीं। इस चीज का बहुत मार्क्स काटते हैं प्रोफेसर जो भी होते हैं। वो देखते हैं कि आप यू आर नॉट एक्चुअली, यू आर आई मीन दिस शोज योर कैजुअल अप्रोच, कि आप बहुत कैजुअल थे, इसका आपको एक्स्ट्रा मार्क्स काटता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए यही कर सकते हैं कि मैं आपको गाइड करता रहूंगा और आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी उन पर काम करता रहूंगा, ओके। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, आपकी जो मिस्टेक्स हैं अपनी एक जगह नोट डाउन करके रख लीजिए। ये सब तरीके से मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। पीवाईक्यू पैटर्न एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सिलेबस का आपने पार्ट लिख लिया। आप देखें किस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, तीनों एग्जाम के आपको एटलीस्ट 20 से 25 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। उनके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनका आप आई मीन, अब सपोज इन्वेस्टमेंट उसका किसी भी बात करते हैं हम लोग, कोई भी हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग HERF की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे उस पे इन सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा फिरा के कैसे भी, लेकिन उनका जो आंसर का पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, उनका एक
क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लीजिए कि भाई देखो ये क्वेश्चन आया या ये क्वेश्चन आया या ये क्वेश्चन आया, इन सारे क्वेश्चंस में आंसर हम यही रखेंगे, और फिर आप एक मॉडल आंसर बना लीजिए अपने। ठीक है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आप मॉडल आंसर अपनी बुक कॉपी में बना के रख लीजिए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट बहुत ज़्यादा बेटर इसका रिजल्ट रहता है। फिर उसी को आप रिवाइज करते रहिए, आपको पता रहेगा क्या क्या कीवर्ड है हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो ये आप कैसे करेंगे, ये आप पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद ही एक अच्छा मॉडल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर कौन कौन से डेरिवेशंस आपको याद रखने हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के, वो भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस पर ही के बाद ही देख सकते हैं कि भाई मेयर्स इक्वेशन पर क्वेश्चन आ गया, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मेयर्स इक्वेशन पर क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है कि सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा आपको प्रूव करना है। तो किस किस तरीके के डेरिवेशंस आपसे यूपीएससी पूछ रहा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, वो आपको पीवाईक्यू देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, भाई अब सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल बचा कि कुछ अलग तरीके का न्यूमेरिकल उसने फ्रेम कर दिया, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया। तो जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने में प्रैक्टिस होगी वो पीवाईक्यू में होगी। बट पीवाईक्यू का जो मेन रोल है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करने में पीवाईक्यू हेल्प करते हैं, एंड सेकंड थिंग इज डेरिवेशन, कौन कौन से डेरिवेशन आपको ध्यान रखने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है, गेट दिया है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पता होंगे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पता होंगे, बट कभी कभी यूपीएससी कंपलसरी क्वेश्चन में भी बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है, तो वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी पीवाईक्यू आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम कि उसमें क्या स्ट्रक्चर मैंने सोच के रखा है और क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोर्स आइडेंटिफिकेशन, हर टॉपिक का, हर छोटे से छोटे टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का कौन सा बेस्ट सोर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, कि आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। देन वीकली प्लान्स, हम लोग एक हर वीक का एक प्लान बना के चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि उस प्लान पर आप कितना काम कर पाए और क्या मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। उससे क्या है कि आपके परफॉर्मेंस की प्रॉपर ट्रैक हम लोग रख सकते हैं, और आपका मोमेंटम भी बना रहेगा, बिकॉज ईएससी मेंस में ना बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी आप जब स्टार्ट करेंगे तब यू विल रियलाइज। देन कम्स इट हेल्प्स प्रिपेयरिंग द मॉडल आंसर फॉर थ्योरेटिकल। हाँ, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके रहेंगे मैं आपको बताऊंगा कि उनके मॉडल आंसर कैसे बनाने हैं। आप बनाइए, मुझे भेजिए, मैं देखूंगा उसमें और कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से और बेटर आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन रैंक और मार्क्स प्रेडिक्ट करते हैं ना वो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देन कम्स हैंड रिटन नोट्स ऑफ मेंस, जो भी मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोग्राम के जो बच्चे होंगे उसी को ज्वाइन करवाऊँ प्रोवाइड करूंगा, वैसे भी आप मुझसे मांग सकते हैं, बस मुझे वो स्कैन्स करने में थोड़ा सा पेन रहेगा। आई विल गिव इन, मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं। ओके, एंड आपको थोड़ा सा काफ़ी इसमें हेल्प होगी। देन आपको जो टेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो मैं रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी की सारी टेस्ट की कॉपीज मुझे भेज दीजिए और बोलिए कि आप इसको रिव्यू कीजिए, ऐसा नहीं है। जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें रहेंगी मैं आपको देख के बताऊंगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहाँ काम करना है। ठीक, और कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा टेस्ट लिखा था बट आपके मार्क्स नहीं आया। ऐसा मेरे साथ हुआ था ईएससी, आई मीन संडे को एग्ज़ाम था मेंस का, फ्राइडे को मैंने टेस्ट दिया था और मेरी बहुत, आई मीन सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट रैंक आई थी। पूरा मोटिवेशन बेकार हो गया था, मुझे लगा था क्यों ही मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि नहीं नहीं, हो सकता है कि जो इवेल्युएटर था उसने गलती की है, आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, जो बेसिक स्टेप्स हैं उन पर आपने काम अगर किया है तो फिर इवेल्युएटर इतना मैटर नहीं करते। वो इवेल्युएटर एक्चुअली है कौन, इवेल्युएटर वैसे लोग हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस क्वालिफाई कर लिया, देन दे आर वर्किंग विद द कोचिंग गाइस, कोचिंग वालों के साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, 40,000 50,000, मैंने भी काम किया हुआ है। इवेल्युएटर नहीं, मैंने कंटेंट डेवलपर काम किया, तो मुझे पता है कि किस टाइप के रहते हैं वो। तो उतना ज़्यादा उनकी इवेल्युएशन टेक्निक रोल नहीं प्ले करती है। वो लोग एक्चुअली उनका माइंडसेट वही रहता है कि आपने फाइनल न्यूमेरिकल में आंसर निकाला कि नहीं निकाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो लोग मार्क्स देते हैं। देन मिस्टेक एनालिसिस, मैं देखूंगा कि भाई आप जो भी टेस्ट लिख रहे हो उसमें क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, किस पे अपन काम कर सकते हैं। जो भी बेसिक बेसिक थिंग्स हम लोगों ने भी डिस्कस की है उनमें क्या आपका लैग कर रहा है, किस पर काम और एक्स्ट्रा करना है, वो मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। देन व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, आप क्या उम्मीद ना रखें इस प्रोग्राम से। फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं है कि भाई मैं पूरा आपको बैठा के पूरा का पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा और पूरा आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा, ऐसा नहीं। उसके लिए आप प्रॉपर कोई किसी बड़ी कोचिंग का गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, ये मैं फुल कवरेज नहीं दे पाऊंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, आप ऐसा नहीं है कि रोज दिन के 10 कॉन्सेप्ट मुझे भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर ये सिखा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बेसिक अगर आप, हाँ, थोड़ा कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पूरा पूरा सर एस एफ टी बी एम टी नहीं समझ में आ रहा है, आपने बोल दिया और अब बोल रहे हैं कि सर ने तो बोला था कि ये मैं आपको मेंस गाइडेंस प्रोग्राम दूंगा, आप गाइड नहीं कर रहे हैं, एस एफ टी बी एम टी नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, देन चेकिंग द कॉपीज, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो जो टेस्ट लिखे हैं आप वहाँ कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं उनके सबकी फोटो खींच के ला रहे हैं और रोज हर टेस्ट की फोटोज मुझे भेज रहे हैं कि सर इसमें बताइए मेरा नंबर क्यों कटा है, मेरा नंबर कहाँ कटा है, मैंने क्या गलत किया है। ठीक है, और एक एक चीज़, हर टेस्ट की कॉपी नहीं मैं एवेलुएट कर सकता हूँ। हाँ, जिसमें आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स आए हैं, या फिर स्टार्टिंग की जो आपके टेस्ट कॉपी दूंगी जिसमें आपको एक्चुअली मेरी जरूरत पड़ेगी, उनमें आपके मैं पूरा सपोर्ट करूंगा।
ठीक है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, डेली कॉल, इंस्टेंट रिप्लाई, ये सब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज डाला और आप बोल रहे हैं कि सर आधे घंटे के अंदर रिप्लाई दो, कभी भी आपने मुंह उठा के फ़ोन कर दिया, ये सब नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, एक टीचर, एक मेंटर जितनी मैं हेल्प कर सकता है वो मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, हु शुड ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना चाहिए? जो कॉन्फिडेंट है प्रीलिम्स के लिए, जिनको लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उनको तो ज्वाइन करना ही चाहिए। या फिर 230 से 235 से जो ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं जिनके, उनका आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, उनको ये ज्वाइन करना चाहिए मेरा प्रोग्राम। देन जिन्होंने मेंस में ऑलरेडी अटेम्प्ट मेंस कर रखा है पिछली साल या पिछले से पिछली साल, बट उनका क्लियर नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। लेट्स फिगर आउट दैट वीक पॉइंट, मिल के हम लोग उस पर काम करेंगे तो वी कैन परफॉर्म वेल, यू कैन परफॉर्म वेल, एंड फाइनली ऐसा हो सकता है आप स्क्रीन के इस साइड आ जाएं। मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट वेरी ऑड टाइम। ओके, तो ये बेसिक्स था मेंस का। ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने सोचा था लाइव जो भी सेशन होगा उसमें रखने के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक गूगल शीट अपलोड कर देता हूँ इसी वीडियो में नीचे। और अगर आपकी इवन एनोनिमिटी आपको मेंटेन रखनी है, आपको अपना नाम वाम नहीं डालना है, फिर भी आप जितने उसमें क्वेश्चन आपके मन में हैं वो डाल दीजिए, जो सच में आंसरेबल होंगे वो मैं लिख दूंगा। अब उल्टे सीधे क्वेश्चन डालोगे अगर कि सर गाड़ी कितनी बड़ी मिलती है, रेलवे में नौकर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब आपकी रिप्लाई में नहीं डाल सकता हूँ। जो आपके मेन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का मैं मैक्सिमम का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।